जहां एक तरफ रूस ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है एक ऐसे समय में जब तेजस के लिए इंजन अमेरिका से नहीं मिल पा रहा है, तब तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब बांग्लादेश में सबसे बड़ी मुसीबत लाकर खड़ी कर दी है। $12 बिलियन का सबसे बड़ा झटका दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस अपने पुराने MiG-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह भारत को अपने सुखोई 75 चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर बेचना चाहता है, लेकिन मॉस्को के लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक भारतीय वायुसेना ने इस प्रस्ताव पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत की हिचकिचाहट का मुख्य कारण है सुखोई 75 को लेकर अनिश्चितता। अभी तक इस हल्के लड़ाकू विमान ने पहली उड़ान भी नहीं भरी है। रूस ने 2021 में पहली बार चेकमेट मॉडल का प्रदर्शन किया था। उस समय भारत को एक संभावित ग्राहक के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि उस समय तक लड़ाकू विमान केवल एक मॉकअप के रूप में ही मौजूद था, इसका कोई वास्तविक प्रोटोटाइप नहीं था। डिफेंस मीडिया के अनुसार 2023 में निर्धारित इस विमान की उड़ान को कई बार स्थगित किया जा चुका है। अब कम से कम 2026-2027 तक इसकी उम्मीद नहीं है। इस बीच 2024 की शुरुआत में भारत ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू परियोजना को मंजूरी दे दी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 2028 या 2029 तक पहले 5 प्रोटोटाइप का निर्माण करना है। हालांकि इनका समय पर तैयार होना एक प्रश्न बना हुआ है, लेकिन यह साफ दिखाता है कि भारत रूसी विमान परियोजनाओं से दूरी बनाने का इरादा रखता है। भारत का उद्देश्य लड़ाकू विमानों में रूस निर्भरता की जगह खुद से निर्माण करके आत्मनिर्भर बनना है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि रूस को सुखोई 57 पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की परियोजना पर भारत के साथ सहयोग करना था, लेकिन भारत 2018 में इससे पीछे हट गया। इस बीच रूस ने सुखोई 75 हल्के लड़ाकू विमानों पर काम शुरू कर दिया और इसके लिए भारत को एक खरीदार के रूप में सुरक्षित रखना चाहता है। दरअसल नए विमान को विकसित करना एक महंगा उपक्रम है। ऐसे में ग्राहक पहले से तय हो तो बोझ कम होता है। सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के एक विश्लेषक माया कार्लिन ने ये कहा था कि सुखोई 75 चेकमेट को एक लंगड़ाता हुआ कार्यक्रम बताया था कि पहले साल 2022 में सुखोई 75 चेकमेट की पहली उड़ान दिखाने के तय समय से पहले ही यूएई ने अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। इसके बाद रूस के पास इस विमान के विकास के लिए फंडिंग के महत्वपूर्ण स्रोत हाथ से छूटते चले गए। अब जाकर सुखोई 75 चेकमेट के लिए भारत को एक नया ऑफर दे रहा है और भारत को TOT के साथ साथ इस एडवांस वेरिएंट को भारत में ही बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइंस स्थापित करने की बात भी कह रहा है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 2026-2027 तक में भारत के अंदर ये प्रोडक्शन लाइन खड़ा कर सकते हैं। भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे सकते। भारत के अंदर ही अगर ये बनता है तो फिर इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा भारत के लिए। भारत को इस वक्त एक ऐसा विमान चाहिए जो चाइना के J-20 को काउंटर करे और ऐसे में माना जा रहा है कि ये ऑफर भारत के लिए आने वाले समय के लिए बेहतर हो सकता है। तेजस विमान के लिए अभी तक कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। जो इंजन की बात है वो इंजन अटकी हुई ही है। पहले सितंबर में देने को बात थी, अब ये नवंबर तक चला गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरा सीन यहाँ गड़बड़ ही होने वाला है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए पद्मा और जमुना नदियों के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य आवामी लीग के सत्ता से बाहर होने के साथ ही रुका हुआ है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के साथ ही इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर रही भारतीय कंपनियों ने साइट छोड़ दी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमद जादुहल हसन के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के बिना $12 बिलियन के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का चालू होना संभव नहीं है। पावर ग्रिड कंपनी बांग्लादेश के अनुसार देश के पहले परमाणु ऊर्जा
संयंत्र से राष्ट्रीय ग्रिड तक पावर ट्रांसमिशन के लिए पद्मा और जमुना दोनों में 16 किलोमीटर नदी क्रॉसिंग लाइन सहित कुल 669 किलोमीटर ग्रिड लाइन की जरूरत है। दोनों नदियों के पार ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम मुख्य रूप से किया जा रहा है, लेकिन ये काम ठीक से नहीं चल पाया। रूपपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए नदी क्रॉसिंग लाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद देलवर हुसैन का अनुसार पद्मा नदी क्रॉसिंग लाइन का केवल 38% काम हुआ है, जबकि जमुना नदी क्रॉसिंग लाइन पर प्रगति 25% से भी कम है। भारतीय कंपनी ट्रांसरेल लाइटिंग को $524 मिलियन में नदी क्रॉसिंग लाइन के निर्माण का ठेका मिला है। इस कंपनी को पद्मा में 2 किलोमीटर सिंगल सर्किट 400 किलोवाट लाइन और एक 7 किलोमीटर डबल सर्किट 400 केवी लाइन और जमुना के माध्यम से एक और 7 किलोमीटर 230 केवी लाइन का निर्माण। रूपपुर प्रोजेक्ट और पीजीसीबी के अधिकारियों के अनुसार 3 नदी क्रॉसिंग लाइनों में से ट्रांसलेटर से अक्टूबर तक पद्मा में 400 केवी नदी क्रॉसिंग लाइन के 2 किलोमीटर को पूरा करने पर सहमति भी व्यक्त की है, ताकि रूपपुर बिजली संयंत्र की यूनिट 1 के बिजली का संचार किया जा सके। इनका कहना है कि पद्मा में पानी के भारी प्रभाव के कारण इसे रोकना पड़ा है। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। उन्होंने कहा कि इसके बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अधिकांश श्रमिक, विशेषज्ञ, जो भी सभी विदेशी नागरिक हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर डरने लगे और देश छोड़कर चले गए। पीजीसीबी के अनुसार 100 भारतीयों, 30 इंडोनेशियाई लोग सहित लगभग 150 विदेशी श्रमिक नदी पार करने वाली लाइन में काम कर रहे थे। हुसैन ने कहा कि उनमें से अधिकांश अभी भी वापस नहीं आए हैं, इसलिए काम शुरू होने का कोई संकेत नहीं है। काम कब तक पूरा होगा, इसके लिए भी समय सीमा देना मुश्किल है। रूपपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद हसन ने कहा कि ग्रिड लाइन का काम पूरा करना अब मुख्य प्राथमिकता है। मूल कार्यक्रम के अनुसार रूपपुर की पहली यूनिट 2023 में है, दूसरी यूनिट 2024 तक शुरू होनी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यूनिट 1 दिसंबर से शुरू होनी थी, लेकिन ग्रिड लाइन की खराब प्रगति से संकेत मिलता है कि समय सीमा पूरी नहीं होगी। 1200 मेगावाट क्षमता का ये विद्युत संयंत्र, जो रूस से प्राप्त $11 बिलियन के रियायती ऋण से निर्मित किया जा रहा है, अवामी लीग सरकार की एक प्रमुख मेगा परियोजना थी। अब यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। भारत के साथ रिश्ते खराब होते ही बांग्लादेश की स्थिति खराब हो रही है और बांग्लादेश की स्थिति अभी लंबे समय तक ऐसी ही रहने वाली है या इससे भी बुरा हाल होने वाला है। कुछ दिनों तक अमेरिका यहाँ पर पैसे लगाएगा, लेकिन हमेशा अमेरिका यहाँ पर पैसे नहीं लगाएगा और धीरे धीरे इसकी भी स्थिति पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान अपने ही कई तरह के चीजों के लिए अब फंसा हुआ है और कई देशों पर निर्भर है, कभी यूएई से, कभी सऊदी से, कभी चाइना से वो मांग करता रहता है। ऐसा ही सीन यहाँ पर भी होने वाला है, ये देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में इकोनॉमिक तौर पर परिस्थितियाँ और भी ज्यादा गड़बड़ होंगी। जिस समय यह आंदोलन किया गया होगा, शायद ये सोचा भी नहीं गया होगा कि ऐसा कुछ होगा, पर ये सत्ता में चढ़कर तो आ गए हैं। अब इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है कि कैसे ये सारी चीजों को बैलेंस करें। यूएसए फिलहाल के लिए कोई अरबों डॉलर नहीं छीट रहा है। इन्हें जो मदद मिल रही है वो काफी कम मदद। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।